हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और आप सभी को पता है कि मैं यूपी जीआईसी लेक्चरर और यूपी पीजीटी और यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए आप सभी के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको पता है सीरीज में हम डिटेल में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ना कि केवल आंसर्स को बताकर खत्म करते हैं, ठीक है। तो डिटेल में आंसर्स अगर आपको जानने हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो पढ़ाए जाएंगे, ऐसे ही नहीं बस आपको आंसर्स बताकर छोड़ दिया जाएगा। आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट्स भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं करवाता हूं। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो गुड्स का क्लासिफिकेशन यानी कि वस्तुओं का वर्गीकरण यहां पर करना है। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स यानी अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए दो स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं। पहला है कि फाइनल गुड्स हैव अ क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू फाइनल यूज, यानी कि फाइनल गुड्स या अंतिम वस्तुएं वो होती हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, उत्पादन सीमा पार कर चुके हैं और फाइनल यूज के लिए यानी अंतिम उपयोग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट हम करेक्ट मानेंगे क्योंकि फाइनल गुड्स आप ऐसे ही गुड्स को कहते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुका हो, जिसमें फर्दर कोई भी आप वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इस स्टेटमेंट को ठीक मानूंगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल एंड अंडरगोन फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी कि आपके पास मध्यवर्ती वस्तुएं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है और उत्पादन की सीमा के भीतर उनमें और अधिक परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स आप रॉ मटेरियल के तौर पर यूज कर सकते हैं और उनके अंदर फर्दर ट्रांसमिशन होता है। देखिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या आप इनको फर्दर किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट फाइनल के अंदर नहीं होता। फाइनल गुड्स के अंदर, अगर हम फाइनल गुड्स की अंतिम वस्तु की बात करें तो फाइनल गुड्स के अंदर ऐसा फर्दर कोई रीयूज नहीं होता, इसका फाइनल ही कोई यूज या कंजम्पशन कर रहा होता है, इसका फर्दर कोई भी यूज एंड कंजम्पशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स मेरी तरफ से ठीक हैं, तो बोथ आर करेक्ट, यानी कि सी इसका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर, और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर आपको दी हुई है कि फाइनल गुड्स की एक्सप्लेनेशन ये है कि वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके होते हैं। एग्जांपल देखिए, अ लोफ ऑफ ब्रेड परचेज बाय अ कंज्यूमर्स फॉर ब्रेकफास्ट और अ ट्रैक्टर परचेज बाय अ फार्मर फॉर द कल्टीवेशन। अब आप यहां पर ना फाइनल गुड्स अगर आपने पढ़ा है तो फाइनल गुड्स को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। कोई बताएगा मुझे? पहला पार्ट होता है कि आप कंज्यूमर फाइनल गुड्स कह सकते हैं, कंज्यूमर फाइनल गुड्स बोल सकते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं फाइनल गुड्स का कि वो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स भी होते हैं, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, ठीक है। अब कंज्यूमर फाइनल गुड्स कौन है? जो कंज्यूमर ही फाइनली यूज कर रहा है। प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूसर के गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, जो फाइनल के गुड्स के तौर पर यूज किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ट्रैक्टर परचेज किया है एक फार्मर ने, फार्मर यहाँ पर हो गया प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर ने एक कैपिटल गुड्स ट्रैक्टर परचेज किया है, ठीक है, कैपिटल गुड्स ट्रैक्टर परचेज किया है और वो इसका यूज करेगा खेती के लिए, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। तो वो उसके लिए यहाँ पर एक फाइनल गुड होगा क्योंकि वो इस ट्रैक्टर के अंदर फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, ना ही इसको रीसेल करेगा यानी पुनः बिक्री करेगा, इसलिए इसके लिए अंतिम वस्तु है। वहीं जो ये ब्रेड एक कंज्यूमर के द्वारा खरीदी जा रही है तो ये ब्रेडर हो जाएगी कंज्यूमर फाइनल गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर इसको फाइनली अपने ब्रेकफास्ट में इसको यूज कंज्यूम करने वाला है तो इसके लिए हो गया है, ठीक है, कंज्यूमर फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स अभी हमने बताया कि आप इनपुट के तौर पर यूज कर सकते हैं, रीसेल भी किया जा सकता है, वैल्यू एडिशन भी किया जा सकता है ना, वैल्यू एडिशन या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड होता है। एग्जांपल, फ्लोर यूज्ड बाय बेकरी टू मेक ब्रेड, बेकरी वाले ने आटे को ब्रेड बनाने के लिए यूज करा, या स्टील यूज हुआ कार के बनाने के लिए, कार मैन्युफैक्चर द्वारा, तो स्टील यहाँ पर एक इंटरमीडिएट गुड हो गया। यहाँ पर आटा फ्लोर जो है एक इंटरमीडिएट गुड हो गया क्योंकि उसे दोबारा से किसी दूसरे गुड्स में ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है।
आपको होपफुली फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और ये यूपी पीजीटी के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, जीआईसी के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की बात करते हैं जीडीसी की, तो शायद वहां पर इतना बेसिक क्वेश्चन ना भी पूछा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर से है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर, देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर होते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का है। हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पर फर्म सेक्टर के पास अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जाता है। इसके बदले में फर्म सेक्टर इनको फैक्टर पेमेंट्स देते हैं और फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बदले में ये इनको पेमेंट करते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपका यहीं पर इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है। तो ए का 2 हो जाएगा, तो ए से ऐसे मैच करना है, ये 2 स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, 2 स्टार्टिंग में आएगा। फिर इसके बाद फर्म हाउस होल्ड को क्या देते हैं? फर्म हाउस होल्ड को भी हमने देखा फैक्टर पेमेंट करते हैं या तो गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। तो फैक्टर पेमेंट लिखा हुआ है, तो फैक्टर पेमेंट यानी कि 4। तो ये 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, 2 ऑप्शन हो गए। अब हम देखते हैं 1 आएगा या 3 आएगा। तो फर्म टू एक्सटर्नल सेक्टर, फर्म एक्सटर्नल सेक्टर को क्या देती है? एक्सटर्नल सेक्टर मींस फॉरेन सेक्टर हो गया। फॉरेन सेक्टर से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट दिख रहा है मुझे, है ना। तो ये इनको फर्म सेक्टर एक्सटर्नल को इंपोर्ट की पेमेंट, जो उन्होंने इंपोर्ट करा उसके बदले पेमेंट देते हैं। तो सी का 3 यानी कि 1 आ जाएगा ये। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ये होने वाला है। गवर्नमेंट फर्म को देखा देती है, गवर्नमेंट फर्म सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो ये 4D के साथ वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। और आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर इन डिटेल इसको बहुत ही डिटेल में लिखकर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, जिससे आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस थोड़े से इजी लगेंगे, बट हम धीरे धीरे लेवल को जो है वो इस मॉक टेस्ट में बढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस को लेके आऊंगा मैं आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ इंडिया जीडीपी। जब आप जीडीपी निकाल रहे हैं यानी कि भारत की जीडीपी निकाल रहे हैं, तो आप किन किन चीजों को हटाएंगे यहाँ पर? ठीक है, बाहर करेंगे। याद रखना एक्सक्लूड की बात हो रही है, एक्सक्लूड, अंडरलाइन दिस वर्ड, है ना, हटाना है। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, गैम्बलिंग, स्मगलिंग। देखिए जब भी आप नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक इनकम में जो भी हमारे पास नॉन फैक्टर इनकम होती है, जो भी नॉन फैक्टर इनकम होगी, ठीक है, गैर कारक आय आप बोल सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी इनको ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, ट्रांसफर इनकम होगी, वो इंक्लूड नहीं की जाती। और आपके पास इनकम जो इलीगल एक्टिविटी से हो रही है, गैम्बलिंग से, स्मगलिंग से, ये आपकी इलीगल एक्टिविटीज है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी वैल्यू एडिशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, और वैल्यू एडिशन अगर नहीं हो रहा है तो ये चीजें जो है वो आपके पास यहाँ पर नहीं आएंगी। नो वैल्यू एडिशन, कोई भी वैल्यू एडिशन स्मगलिंग या फिर आपकी गैम्बलिंग से नहीं होती। ठीक है, तो इनको भी एड ऑन नहीं करते हम। तो बिल्कुल ठीक है, इसको एक्सक्लूड करोगे आप। ट्रांसफर पेमेंट सच एज स्कॉलरशिप एंड ओल्ड एज पेंशन, बिल्कुल मैंने कहा ट्रांसफर पेमेंट्स ये सब नहीं आती हैं, तो ये भी एक्सक्लूड करोगे आप। वैल्यू ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स, बिल्कुल ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में सेकंड हैंड गुड्स जो होते हैं, सेकंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू आपके पास आई है, उस सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो थर्ड वाला भी इंक्लूड नहीं होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मतलब सारे के सारे एक्सक्लूड करे जाएंगे। 1 2 and 3, 1 2 and एक और F4 भी है। इम्प्यूटेड रेंट फॉर द ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस। अब देखिए मकान मालिक द्वारा स्वयं रहने के घर के उपयोग, यानी कि जिसमें आप खुद रह रहे हैं, उसका जो रेंट होगा उसको आप नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, उसको तो हम जीडीपी निकालते वक्त ऐड ऑन करते हैं। तो ये तो आपके पास ऐड होगा, एक्सक्लूड नहीं होगा। तो आपके पास ये 1 2 3 वाले ऑप्शन हो जाएंगे। 1 2 3 यानी कि ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं
उसकी जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं अकाउंट नहीं की जाती इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, इसलिए इनको एक्सक्लूड करा जाता है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स तो मैंने बताया वन वे होती हैं, इसलिए नहीं किया जाता। वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि जब एक बार उस प्रोडक्ट को सेल किया गया था तो उसकी वैल्यू एड ऑन हो चुकी थी। अगर आप दोबारा से रीसेल कर रहे हैं तो रीसेल करने पे आप दोबारा से उसकी वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अराइज करेगा, इसलिए इसको नहीं दिया जाता। बट आप यहां पर एक नोट रखेंगे कि अगर ऐसे गुड्स को बेचने पे कोई कमीशन या कोई ब्रोकरेज दे रहे जा रहा है तो ये एजेंट के द्वारा अर्निंग की गई फैक्टर इनकम है, तो आप इसको तो इंक्लूड करोगे बट उस गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है ना। ऐसे ही इंक्लूड क्या क्या होगा जीडीपी में, देखिए जैसे फोर्थ वाला मैंने बताया था कि जो रेंट है, अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो उसकी रेंट की वैल्यू जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी? क्योंकि यहां पर जो आप एक्चुअल रेंट पे तो नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप पे कर रहे होते, आप हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते और आप एक ओनर होते, तो वहां से एक इंपोर्टेड इनकम जो है वो आपके पास क्रिएट होती मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, जिसके वजह से वो उस इनकम का मतलब वहां से रेंटल इनकम आ रही होती, और जो रेंट है वो इनकम का पार्ट होता है। तो वहां से आप कह सकते हैं कि एक फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है, और फैक्टर इनकम इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम या डोमेस्टिक जीडीपी का पार्ट है। जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त आप ऐड करते हैं तो आप वहां पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आप यहां पर इसे ऐड करेंगे, इसे इंक्लूड करेंगे, बाकी ऊपर के 3 पॉइंट जो हैं उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। होपफुली सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन रीजन बेस्ड है। अगर आप इसका चाहें तो इसे बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखिए यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर है। जीडीपी डिफ्लेटर आपको पता ही होगा, ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में बताता है कि जीडीपी में कितना चेंजेस आया, मतलब जीडीपी बेसिकली कितनी फ्लक्चुएट कर रही है, जीडीपी कितनी फ्लक्चुएट कर रही है, ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी क्या एक बेहतर इंडिकेटर है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं कि जो नॉमिनल जीडीपी है बच्चे, जो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी होती है ये हमेशा करंट ईयर प्राइस पे निकाली जाती है, ये करंट ईयर के प्राइसेस पर कैलकुलेट होती है। बट वहीं अगर आप रियल जीडीपी की बात करते हैं तो रियल जीडीपी आपकी हमेशा बेस ईयर के प्राइसेस पे निकलेगी, बेस ईयर प्राइसेस पे निकलेगी, यानी कि आधार वर्ष की कीमतों। अब इन दोनों में अंतर क्या निकल के आ रहा है कि जो करंट ईयर की प्राइस की जीडीपी है इसमें बेसिकली इन्फ्लेशन अगर हुआ है, तो ये इन्फ्लेशन वैल्यू को इंक्लूड करेगा। बट यहां पर इन्फ्लेशन वैल्यू जो है इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं है, क्योंकि बेस ईयर का मतलब है कि जब वो चीज आई थी, गुड्स की जब वैल्यू थी उस वक्त उसका क्या प्राइस था। तो उस वक्त उसको, जैसे मैंने ये एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको कि 2011 में एक गुड्स की प्राइस 100 रुपए था, वहीं अगर 2026 में आप देखें तो उस गुड्स का प्राइस 150 रुपए है। तो यहां पर ये इसका बेस प्राइस है, और आप देख सकते हैं कि 15 सालों में उसका प्राइस 50 रुपए बढ़ चुका है। इट मींस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ चुका है, महंगाई आ चुकी है जिसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ रहा है। तो ये जो करंट ईयर का प्राइस है इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड हो रखा है, बट जो बेस ईयर 2011 का प्राइस है यहां पर इन्फ्लेशन का कोई अता पता नहीं है, इसके अंदर इन्फ्लेशन एड ऑन नहीं है। बस यही एक बारीक सा डिफरेंस है जो यहां पर आपको समझना जरूरी है। अब देखिए अब क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ठीक है या इन्फ्लेशन नॉट एडजस्टेड वैल्यू, मतलब जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होना चाहिए वो अच्छा है या इन्फ्लेशन इंक्लूड होना अच्छा नहीं है। तो देखिए इसका आंसर बेसिकली आपके पास आप देखते हैं, अभी हम ये मेरे से क्लिक हो गया है, ठीक है, बैक कर देता हूं मैं। यहाँ पर रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द नॉमिनल जीडीपी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन की वैल्यू नहीं दिखा रहा है ये ना। अगर मैं दो कंट्रीज के बीच में, कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं उन दोनों की जीडीपी को, और उन दोनों की जीडीपी में यहां पर 2011 यानी बेस ईयर की प्राइस की कंपैरिजन कर रहा हूं, तो आपको पता चलेगी कि कौन से देश की जीडीपी ज्यादा है। बट अगर मैं इस करंट ईयर के प्राइस पे करूं तो यहां पर ये जो है दोनों के अंदर इन्फ्लेशन के वैल्यू को दिखाएगा कि कितना इन्फ्लेशन, कितनी महंगाई आई है।
तो ऐसा हो सकता है ना कि शायद कंट्री ए में ज्यादा इन्फ्लेशन हो, कंट्री बी में लोअर इन्फ्लेशन हो, तो कंट्री बी की जीडीपी कम नजर आए और कंट्री ए की जीडीपी ज्यादा नजर आए। लेकिन कंट्री जीडीपी ज्यादा नहीं है, कंट्री ए की जीडीपी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां इन्फ्लेशन हो रखा है, बट कंट्री बी में इन्फ्लेशन नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू कम नजर आ रही है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूं कि मान लेते हैं कि कंट्री ए में टोटल प्रोडक्शन हुआ 100 यूनिट का, कंट्री बी में टोटल प्रोडक्शन हुआ 80 यूनिट्स का, और यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है करंट ईयर का प्राइस वो 100 रुपीज चल रहा है, तो यहाँ पर 10,000 रुपीज इसकी जीडीपी की वैल्यू आ रही है। वहीं कंट्री बी में जो प्राइस चल रहा है मान लेते हैं 200 रुपीज चल रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसकी जीडीपी की वैल्यू निकालोगे तो 16,000 आएगा। अब आप कहोगे कि कंट्री बी की जीडीपी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कंट्री ए, बट अगर आप जीडीपी को देखें तो जीडीपी इन यूनिट्स, ये इन यूनिट्स है, या आप कह सकते हैं इन रियल टर्म्स है, इन रियल टर्म्स है, तो रियल टर्म्स में कंट्री ए की जीडीपी ज्यादा है, कंट्री बी की जीडीपी ज्यादा नहीं, क्योंकि कंट्री बी में केवल और केवल 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, बट उसकी इन यूनिट इन मनी टर्म्स में अगर आप देखते हैं करंट ईयर के प्राइसेस पे तो उसकी जीडीपी ज्यादा नजर आ रही है। बट अगर आप बेस ईयर के प्राइसेस पे देखते हैं दोनों को, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मान लेते हैं बेस ईयर का प्राइस है, या 50 रुपीज बेस ईयर प्राइस है, और वहीं अगर आप 80 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, तो यहां पर आपके पास 5,000 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर 4,000 आ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल करेक्ट फिगर दिखा रहा है कि इसकी जीडीपी ज्यादा, इसकी जीडीपी कम है, अगर बेस ईयर के प्राइसेस पे दोनों के प्राइस को देखा गया है तो। समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? इसलिए रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर है नॉमिनल जीडीपी से। रीजन क्या बोल रहा है, कारण क्या बोल रहा है? रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड द कांस्टेंट प्राइस एंड एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए यही चीज मैंने आपको समझाई, मैं पहले ही बता चुका हूं कि वास्तविक जीडीपी की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है, जिसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव समाप्त हो जाता है, खत्म कर दिया गया है आपने। फिर उसके बाद तो दोनों ही ठीक है और दोनों उसका वो रीजन भी बन रहा है, तो इसलिए आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, और देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, और हालांकि मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है, ठीक है, और रियल जीडीपी का एक फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। होपफुली आपको समझ में आया होगा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इग्नोर द स्टार डॉलर मार्क्स। ये डॉलर मार्क्स को जरा आप इग्नोर करें। इन 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी नेशनल इनकम जो है आइडेंटिफाई रिप्रेजेंट करी जाती है कैसे? ठीक है, ए एस इक्वल्स टू एडी होता है। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी में एडी इक्वल्स टू होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। 4 सेक्टर इकोनॉमी, ये हाउस होल्ड सेक्टर, ये फर्म सेक्टर, ये गवर्नमेंट सेक्टर, ये फॉरेन सेक्टर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो यहाँ पर ए एस को हम वाई लिखते हैं और एडी को हमने लिख दिया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अब मैच कर लीजिए कौन सा दिखा रहा है आपका, y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि तीसरा वाला, ठीक है, थर्ड वाला, और ये मैंने आपको इंडिकेशन भी बता दिया। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट, यहां से थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, है ना। क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो कौन क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट किन किन चीजों को लेके चलता है? तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो क्लासिकल आउटपुट इनकम आपके पास है, क्लासिकल थ्योरीज जो हैं वो हमेशा सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, यानी कि सेज लॉ को मानती हैं, बिल्कुल ठीक है, सेज लॉ को वो मानते हैं। वेजेस एंड प्राइस आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल, ये लोग बोलते हैं कि प्राइजेस परफेक्टली फ्लेक्सिबल हैं, वेजेस भी हमारे पास परफेक्टली फ्लेक्सिबल हैं, उनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। मनी इज न्यूट्रल, बेसिकली बिल्कुल ठीक है, ये मनी को न्यूट्रल मानते हैं एंड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं। आपने क्या कहते हैं क्यूटीएम पढ़ा होगा, तो वहां पर भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात की जाती है केवल, है ना, तो ये भी ठीक है। द इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट अ फुल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर पर बिलीव करते हैं कि इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है अपने आप, है ना। तो ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट जो हैं फंडामेंटल अजम्पशंस हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप इसके पूरे के पूरे डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए मैंने कीटियोम का जिक्र किया था आपके पास, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, है ना, तो ये सब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट,
और देखिए मैंने इसको ना बहुत ही शॉर्ट में भी यहाँ पर लिख दिया है, अगर ये देखें तो ये बेटर रहेगा। सेज लॉ कहता था कि सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, मतलब लीकेजेस हमेशा इंजेक्शंस के बराबर होती है। फ्लेक्सिबिलिटीज को अगर देखें, नो नीड ऑफ द गवर्नमेंट फिजिकल, क्योंकि जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट मान रहे हैं, आप फुली ऑपरेट मान रहे हैं, तो गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है टू फिक्स द इकोनॉमी, ठीक है। मनी न्यूट्रलिटी की आप बात कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट द इन्फ्लेशन, नो ग्रोथ, इसलिए मनी जो है वो न्यूट्रल है। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि हमेशा हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर ऑपरेट करते हैं, ना तो आपके पास अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन क्लासिकल मॉडल देयर इज अ नो पॉसिबिलिटीज ऑफ जर्नल ओवर प्रोडक्शन। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे बिलीव करते हैं, और सेज की डिमांड, सेज का जो लॉ है वो क्या बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। सेज कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड। इट मींस आपके पास कभी भी कोई भी एक्सेस प्रोडक्शन नहीं बचा रहेगा, जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतना आपके पास प्रोडक्शन की डिमांड या कंजम्पशन हो जाएगा, डिमांड आ जाएगी उतना आपके पास, ठीक है। तो ये तो ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिए कि क्लासिकल मॉडल में सामान्य अति उत्पाद की कोई संभावना नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं रीजंस की। रीजन देखिए क्या बोल रहा है, एवरी इंक्रीज इन प्रोडक्शन क्रिएट्स एन इक्विवेलेंट इंक्रीज इन फैक्टर इनकम विच इज स्पेंड ऑन परचेजिंग द आउटपुट। ये देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रही है, उत्पादन में प्रत्येक वृद्धि इसके कारकों में आय में भी उतनी ही वृद्धि होती है जितनी उत्पादन को खरीदने में खर्च की जाती है। मतलब जितना प्रोडक्शन अगर आप बढ़ाते हैं तो ये उतने के इक्वल ही फैक्टर इनकम यानी कारक आय को उत्पन्न करेगा, जितनी वो गुड्स को परचेज करने में, गुड्स को खरीदने में स्पेंड की जाए, खर्ची की जाए, उतनी ही इनकम जो है वो रीजनरेट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, जो क्लासिकल मॉडल है वो इन्हीं दो बातों पर फोकस करता है, ठीक है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट क्या ये इसका एक कारण बनता है, ये इसका एक रीजन बनता है? तो मैंने आपको बताया है जब भी ऐसा आए तो आप यहां पर एंड में बिकॉज वर्ड जोड़ें और फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें। आप देखिए एक बार और पढ़िए, इन द क्लासिकल मॉडल देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ जर्नल ओवर प्रोडक्शन because every increase in production creates an equivalent increase in factor income which is spent on purchasing the output। बिल्कुल ठीक है, देखिए सही रीजन बन रहा है उसका। हिंदी में पढ़िए, क्लासिकल मॉडल में सामान्य अति उत्पाद की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि उत्पादन में प्रत्येक वृद्धि के से कारक आय में उतनी ही वृद्धि होती है जितने उत्पादन को खरीदने में खर्च हो। बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, तो मैं जाऊंगा ए की तरफ, बोथ ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने एक बहुत ही अच्छी आपके पास एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसके पीछे लॉजिक दिया है। बिकॉज एक्ट ऑफ द प्रोडक्शन इनहेरेंसी जनरेट द परचेजिंग पावर नेसेसरी टू बाय द प्रोडक्शन, सप्लाई इफेक्टिवली क्रिएट्स ऑन डिमांड, द रीजन डायरेक्टली एक्सप्लेन वाई जर्नल ओवर प्रोडक्शन कैन नॉट अकर इन द क्लासिकल फ्रेमवर्क। क्योंकि जितना सप्लाई करोगे उतना डिमांड हो जाएगा, इसकी वजह से कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता क्लासिकल मॉडल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द क्लासिकल सिस्टम। क्लासिकल सिस्टम में मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है? देखिए जब भी आप कैपिटल मार्केट की बात करें या मनी मार्केट की बात करें, ठीक है, या गुड्स मार्केट की बात करें, तो अलग अलग तरीके से हमारे पास होता है। तो जब आप लेबर मार्केट की बात करते हैं तो लेबर मार्केट में डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल होंगे, तो ए का 3 पहले 3 आएगा। कैपिटल मार्केट में अगर आप बात करें या मनी मार्केट में बात करें, आई थिंक ये कैपिटल मार्केट कह सकते हैं, लेकिन गुड्स मार्केट होगा, ठीक है। कैपिटल मार्केट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं, और मनी मार्केट में मुद्रा बाजार में MV इक्वल्स टू PT है। याद करिए MV इक्वल्स टू PT किसकी इक्वेशन है, फटाफट मुझे बताइए। ये जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, एविन फिशर, है ना। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से यहां पर निकला है, और ये आपके पास यहां पर
बेसिकली मनी की सप्लाई दिखा देता है, कितनी सप्लाई हो रही है, ये डिमांड को शो कर देता है। तो ये दोनों बराबर होते हैं मनी मार्केट के अंदर, है ना, इस तरीके से दिया हुआ है। तो पहले 3 ए का 3 से मैच करूंगा, बी का मैं फर्स्ट से मैच करूंगा और सी का मनी मार्केट का 2 से। बिल्कुल ठीक है, तो ए आंसर होना चाहिए इसका, ये आंसर है। ठीक है, यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और देखिए क्या क्या निकल के आता है। लेबर मार्केट में अब रियल वेज निकालते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, यहाँ पर प्राइस लेवल्स को निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन 3 स्टेटमेंट्स दे दी। पहली स्टेटमेंट है इट्स अज्यूम अ शॉर्ट रन एनालिसिस वेयर टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल आर कांस्टेंट। ठीक है, शॉर्ट रन एनालिसिस में टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल कांस्टेंट होते हैं, यानी कि यह एक अल्पकालिक विश्लेषण मानता है कि जिसमें तकनीक और पूंजी स्थिर रहते हैं। तकनीक भी फिक्स है और कैपिटल भी फिक्स है। बिल्कुल, शॉर्ट रन एनालिसिस में अगर आप बात करें तो शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी कोई चेंज नहीं होती, ना ही आप कैपिटल इतना बढ़ा सकते हैं। ये लॉन्ग रन में चेंज हो सकते हैं, शॉर्ट रन में ये दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट की अगर आप बात करें, इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन एडी इक्वल्स एएस। बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि एएस एडी अगर होगा बराबर तो इक्विलिब्रियम आएगा, तो दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट, इट अज्यूम्स दैट इकोनॉमी कैन स्टे एट एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे भी हो सकती है? बिल्कुल, मतलब एएस एडी के इक्वल फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी आ सकता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी आ सकता है, अल्प रोजगार में भी आ सकता है और पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी आ सकता है। दोनों ही स्थिति में ऐसा पॉसिबल है आपके पास। तो सारी स्टेटमेंट ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, डी इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिए कि लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में। अब देखिए यहां पर ना मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक क्विक कंपैरिजन करा है क्लासिकल थ्योरी और केंशियन थ्योरीज के बीच में। तो टाइम पीरियड लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में देखें तो क्लासिकल थ्योरीज में लॉन्ग रन की चीजों के फोकस करते हैं, जहां पर ये सप्लाई साइड सेज लॉ के बारे में बात करती है, मार्केट फोकस इसका सप्लाई साइड होता है। एम्प्लॉयमेंट में ये हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, अगर आप सभी इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ही केवल याद कर लें, आपको एक बहुत ही क्विक और बहुत ही एक तरीके से टारगेटेड यहाँ पर रीजन मिल रहा है ना। वेज प्राइसेस के बारे में बात करें तो परफेक्टली फ्लेक्सिबल होते हैं यहाँ पर क्लासिकल में, बट केंशियन में अगर आप जाएं तो केंशियन एक शॉर्ट रन मॉडल है, डिमांड साइड को देखता है, इफेक्टिव डिमांड लिखा आता है, इफेक्टिव डिमांड एडी इक्वल्स टू एस होते हैं जहां पर बराबर। कैन बी अंडर एम्प्लॉयड, ये बोलते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, मतलब एडी एस बराबर हो सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की इक्विलिब्रियम पे। रिजिड एंड स्टिकी, ये वेज स्टिकी होते हैं, प्राइस स्टिकी होते हैं। इस चीज के बारे में बात करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्राइस जो है बढ़ते नहीं है, वेजेस नहीं बढ़ती हैं। प्राइस स्टिकी होते हैं एंड वेजेस जो है वो रिजिड होती हैं। प्राइस स्टिकी होते हैं ड्यू टू मेन्यू कॉस्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे रीजन है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एसकेएम। देखिए एसकेएम की फुल फॉर्म है, एसकेएम को मैंने यहाँ फुल फॉर्म में लिखा हुआ है सिंपल केंशियन मॉडल। ठीक है, सिंपल केंशियन मॉडल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सिंपल केंशियन मॉडल में आपके पास जो प्लान इन्वेस्टमेंट है आई इज ग्रेटर देन प्लान सेविंग, आई इज ग्रेटर देन एस, व्हाट इज लाइकली टू इम्पैक्ट। अगर सिंपल केंशियन मॉडल में आई एस से ज्यादा है, आई देखिए आई एक इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट है आई का मतलब, और इन्वेस्टमेंट एक इंजेक्शन एक्टिविटी है, एक समावेश है, समावेश आर्थिक क्रिया है। और इससे होता क्या है, अगर इंजेक्शन ज्यादा होते हैं तो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हम, इकोनॉमी के अंदर जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होंगे, इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो ये चारों चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि इन्वेंट्री एक्यूमुलेट होंगी और फॉल होगी इनकम। इनकम देखिए फॉल नहीं होगी, अभी भी बताया इनकम बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, इन्वेंट्री डिप्लीशन एंड इनकम राइजेस। ठीक है, तो आपके पास इनकम बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है। इन्वेंट्री डिप्लीशन का मतलब है जो स्टॉक रखा हुआ है वो स्टॉक आपके पास कम होगा। ठीक है, क्योंकि स्टॉक कम होते जा रहा है तभी तो प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे।
ठीक है, इन्वेंट्री का क्षरण होगा और आय में वृद्धि होगी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। नो चेंज इनकम गलत हो गया, प्राइस इज फॉल इमीडिएटली, ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बी ऑप्शन। और देखिए यहाँ पर मैंने अगेन आपके लिए बहुत ही एक सिंपल सा मान बता रखा है कि जब आई ज्यादा है तो स्टॉक्स फॉल करते हैं, आई कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो स्टॉक्स पाइल अप हो जाते हैं, क्योंकि सेविंग ज्यादा है। देखिए यहाँ पर सेविंग ज्यादा है, और जब सेविंग ज्यादा है तो लोग खरीदेंगे नहीं, स्टॉक्स पाइल्ड अप हो जाएंगे। अगर बराबर है तो स्टेबल है, डिजायर्ड लेवल है, जितना चाहिए उतना बराबर है। और जब आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी तो आप इनकम बढ़ेंगी, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कम होगी इनकम, और इक्विलिब्रियम आएगा जब दोनों बराबर होंगे। एज सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, केंशियन फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन स्टेट्स, क्या क्या बोलता है कि एमपीसी इज पॉजिटिव बट लेस देन यूनिटरी। देखिए ये कहना चाहता है कि एमपीसी जो है पॉजिटिव है, इट मींस ग्रेटर देन जीरो है। एमपीसी जो है वो एक से कम है, हाँ, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों 1 के बराबर होते हैं, और एमपीसी या एमपीएस दोनों ही जो है वो एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हाँ, कि एमपीसी 0 से तो ज्यादा होगी, क्योंकि मार्जिनल्स कभी भी जो है नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते। ठीक है, पहला वाला ठीक है यहाँ पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में हमारे पास स्टेटमेंट में। आगे बढ़ते हैं, एज इनकम इंक्रीजेस एपीएस फॉल्स। देखिए एपीएस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है यानी कि ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर जो है छोटा होगा। क्यों होगा, देखिए क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ बोलता है कि लोग अपनी इनकम में से कुछ पार्ट सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मींस उनका कंजम्पशन लेवल कम होने लगता है। कम होने लगता सेंस ये नहीं है कि कंजम्पशन बढ़ता तो है बट एट अ लोअर स्पीड बढ़ता है, बट एट अ लोअर स्पीड से बढ़ता है, कम स्पीड से बढ़ता है, जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हैं कि नोमिनेटर छोटा होते चले जाएगा, बढ़ तो रहा है छोटा होते चले जाएगा, और डिनोमिनेटर लार्जर होते जाएगा, जिसकी वजह से एपीसी की वैल्यू फॉल होती चली जाएगी। तो जब इनकम बढ़ती है तो एपीसी जो है वो फॉल करता है, बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। ठीक है, as income increases the absolute amount of consumption decreases। इनकम बढ़ती है तो absolute amount of consumption, absolute amount of consumption का मतलब हुआ कि अगर आप इनकम आपकी 100 है और इनकम 100 से 200 हो रही है, तो आप पहले यहां पर कंजम्पशन 50 कर रहे थे, तो आप यहां पर कंजम्पशन 40 करेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत है। एब्सोल्यूट अमाउंट कभी कम नहीं होता। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी कंजम्पशन 50 से कंजम्पशन 60 होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी बट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। समझ गया मेरी बात को? तो ये थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाती है। तो एक फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है। हिंदी में पढ़ लीजिए, एमपीसी धनात्मक होता है लेकिन इकाई से कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे आय बढ़ती है एपीसी घटता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग पर निरपेक्षिक मात्रा घटती जाती है, गलत है ये, है ना, आपको उसको बढ़ाते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, यहां पर आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं बच्चे, मैंने बहुत अच्छे से पहले भी बता दिया है। आप चाहें तो एक बार इसको रीड आउट कर लें, आप तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में नोट्स तैयार किया है, ये वाला मैं आपको जिसमें जरूरत है वहां पर इस टाइप की एक शॉर्ट सी टेबल तैयार कर रहा हूं। ठीक है ना, तो अगर आप टोटल कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं तो एब्सोल्यूट स्पेंडिंग है, बिहेवियर ऑन इनकम, इनकम बढ़ेगी तो ये इंक्रीज होगा, और देखिए वो स्टेटमेंट क्या बोलते डिक्रीज, तो इस वजह से वो गलत था। एमपीसी बताता है, एमपीसी इक्वल्स टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये कांस्टेंट स्टेबल बिटवीन होगा 0 to 1, ये कांस्टेबल भी कांस्टेंट हो सकता है, स्टेबल हो सकता है 0 से 1 के बीच में। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई बताया मैंने, ये डिक्रीज होता है अगर इनकम बढ़ती है तो। सेविंग, एब्सोल्यूट सेविंग जो है उसमें डिफाइन करते हैं आप, और ये इंक्रीज होती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, आपकी एब्सोल्यूट सेविंग बढ़ती है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि एपीएस
एस अपॉन में वाई। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो एपीएस घटेगा या बढ़ेगा? फटाफट बता दो, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बिकॉज सेविंग बढ़ रही है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ने वाला है। समझ गया मेरी बात को? ठीक है, अगर आता है क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैच द फॉलोइंग है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। आने मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस में ना मैंने आपके लिए इन्हीं थ्योरी से क्वेश्चन भी रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखा है, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और जीआईसी लेक्चरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यूपी पीजीटी में ज्यादातर थ्योरेटिकल आता है, न्यूमेरिकल थोड़ा कम आता है, बट वहां पर पूछा जा सकता है। आप हर तरीके के क्वेश्चंस को तैयार करके रखिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, निरपेक्ष आय परिकलन या सापेक्षिक आय परिकल्पना या स्थायी आय परिकल्पना या जीवन चक्र परिकल्पना कब कब आया, ये डेट्स के साथ आपको मुझे जो है वो बताना है, और किस किस इकोनॉमिस्ट ने ये थ्योरीज दी है। समझ गए? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया था? केन्स ने 1936 में, जब उन्होंने अपनी बुक को पब्लिश किया था। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यून्सबेरी ने दिया था 1949 में। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन या फिर मोदिग्लानी? फटाफट, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पता होना चाहिए। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, है ना, 1957 में। और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है मोदिग्लानी ने दिया था, एंडो मोदिग्लानी 1963। तो ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए एंड सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए एंड डी का 3 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट होना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, ए ठीक है, 2143 कोड बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको कुछ थ्योरीज के इंट्रोडक्शन दिए हैं। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, कीन्स की बुक आई थी, आपको पता होगा 1936 में। उसी में इन्होंने जो है इस थ्योरी के बारे में बताया था, जहां पर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी था, जिसको आप बोलते हैं, इसी को एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी बोला जा रहा है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है वो 1949 में जेम्स ड्यून्सबेरी ने दिया था। ठीक है, इन्होंने चैलेंज किया था केन्स की थ्योरी को, जहां पर इन्होंने कहा था कि कंजम्पशन ऑन रिलेटिव रेदर देन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इनकम पर नहीं डिपेंड करता है, रिलेटिव इनकम पर डिपेंड करता है कंजम्पशन। जहां पर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और रेचेट इफेक्ट दिया था। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बेसिकली बताता है कि कंपनसेशन कंजम्पशन का एक पैटर्न है, जैसे जैसे आपकी हायर इनकम होती जाएगी तो अब आप अपने इनकम के लेवल को कम नहीं करेंगे। इट मींस कीपिंग अप विद द जोनासेस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन की इनकम 10,000 थी तो वो एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करता था, बट अगर उसकी इनकम 1 लाख हो जाएगी तो अब वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ना लोअर नहीं कर पाएगा, आप बैकवर्ड नहीं जा सकते। तो यही है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। रेचेट इफेक्ट क्या है? रेचेट इफेक्ट का मतलब है कि लोगों को डिफिकल्ट होता है अपने कंजम्पशन लेवल को कम करने के लिए, अगर उनकी इनकम कम भी हो जाती है, बिकॉज वो एक हायर इन लिविंग स्टैंडर्ड पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, सेम है, यहां पर हम सेम कंजम्पशन बनाना चाहते हैं, यहां पर हम सेम लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से कंजम्पशन को कम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये ड्यून्सबेरी ने 2 चीजों के बारे में आपको बताया। फिर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आई इसके बाद 1957 में, और यहां से ना क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। 1936 में एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एआईपी, ठीक है, ये आप मेरे साथ साथ शॉर्ट नोट बना लीजिए। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस 1949 में, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये किसने दी? ये वाली केन्स ने दी, और ये वाली आपके जेम्स ड्यूसबेरी। ठीक है, फिर इसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन 1957 में आते हैं और वो लेके आते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो कि ये बात करती है कि, सॉरी मैं इन सभी में पी लगा दिया, एच लगाना चाहिए था, एच। ठीक है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस बेसिकली डिमांड के बारे में बात करता है कि लोगों की एक अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग इनकम होती है। जैसे लोग जो हैं ट्रांजिस्टरी इनकम भी रखते हैं अपनी, जो एक टेम्परेरी गेन करने के लिए है। ठीक है, जहां पर लोग जो है स्पेंड के अलावा भी अपनी इनकम को बचा के रखते हैं, जो फ्रीडमैन ने इसके बारे में डिस्कस किया, अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। तो एक परमानेंट इनकम के बारे में बात की थी, जो एक एवरेज लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को जरूरत होती है। फिर इसके बाद आपके पास 1963 में मोदिग्लानी, ठीक है, आते हैं,
और ये लेकर आते हैं अपनी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस LCH। ठीक है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस बेसिकली इस चीज पे बेस्ड है कि कोई भी पर्सन जो है वो कब अपनी अर्निंग स्टार्ट करता है और कब तक वो कमाता है, उसकी रिटायरिंग एज क्या है और कितना पैसा खर्च करता है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम आगे जाकर करेंगे। तो यूथ है तो वो पीपल बोरो फॉर द फ्यूचर अर्निंग्स, मिडल एज है जहां पर वो सेव करता है रिटायरमेंट के लिए, ओल्ड एज है जहां पर उसकी डिस सेविंग होती है, मतलब वो अपनी इकट्ठी हुई वेल्थ को आगे जाकर खर्च करना स्टार्ट कर देता है। तो ये 3 थ्योरीज इस तरीके से है, आपको इनकी क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में यहाँ पर बात की है। तो केन्स जो है उनकी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस करंट इनकम पर फोकस करती है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यून्सबेरी की, जो कि फोकस करती है सोशल स्टेटस एंड पास्ट पीक इनकम पर, जहां पर लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन की, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज इनकम को लेके चलती है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो वेल्थ एंड एज ड्यूरिंग द पूरे लाइफ लेके चलती है। अब आप मुझे बताइए इन थ्योरीज की कब कब ईयर आए, फटाफट, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स 1936, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यून्सबेरी 1949, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस 1957, है ना, 1957 था। ठीक है, एंड फ्रीडमैन ने दी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस 1965 में, सॉरी 63, ठीक है 63 था 65 था, एक बार मुझे देखना, हाँ 63 बिल्कुल ठीक है, 65 निकल गया है ना, 63 एंडो मोदिग्लानी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन वहां समझाया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। Ratchet effect explain why the consumption is difficult to reduce even income is false। बिल्कुल Ratchet effect बताता है कि लोग बैकवर्ड नहीं जा सकते। Ratchet प्रभाव ये बताता है कि आय कम होने पर भी उपभोग को कम करना कठिन हो जाता है, क्योंकि लोगों को अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। रीजन क्या है? बिकॉज कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट पीक इनकम लेवल, हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज के, तो उसको वो छोड़ नहीं सकते। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही ठीक है और दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। टर्म्स टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म दैट अलाउ टू प्रोसेस द मूव फॉरवर्ड इजिली बट इट विल द मूविंग बैकवर्ड, बैकवर्ड नहीं जा सकते आप। इन इकोनॉमिक्स द मीन्स दैट व्हाइल कंजम्पशन राइजिंग इजिली एज इनकम इंक्रीजेज एज स्टिकी और रेजिस्टेंट when income is decrease, अगर इनकम कम भी होती है तब भी आप उसी इनकम के लेवल पर पड़े रहते हैं, उतना ही आपको कंजम्पशन करना होता है। ड्यून्सबेरी आर्ग्यू दैट कंजम्पशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम बट इट इज अ हैबिट persistent income. Consumer ratchet certain peak standard of living, they become accustomed to the high quality goods and lifestyle associated with the level, तो वो कम नहीं कर सकते। ये है कि when income कम होती है ड्यूरिंग रिसेशन के अंतर्गत, तो लोग जो है इमीडिएटली स्लैश नहीं करते, अपनी स्पेंडिंग को धीरे धीरे कम नहीं करना स्टार्ट कर देते, वो धीरे धीरे उनको आदत पड़ती है, लेकिन वो उसको कम ना करके उसे क्या करते हैं, उसे बोरो करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी सेविंग्स को कम कर देते हैं, लेकिन उसी कंजम्पशन लेवल को बनाए रखते हैं, बिकॉज पास्ट पीस इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये अगेन एक शॉर्ट नोट टाइप है आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का और रेचेट इफेक्ट का। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट सोशल कंपैरिजन है, कीपिंग अप विद द जोनासिस, लो इनकम ग्रुप स्पेंड्स मोर टू द मिमिक हाई इनकम ग्रुप। यहाँ पर आप कॉपी कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब जो अमीर लोग हैं उनकी तरह दिखना चाहते हैं। ठीक है, रेचेट इफेक्ट में ऐसा नहीं है कि आपने कंजम्पशन आप फॉल नहीं कर सकते, बिकॉज आपको आदत पड़ चुकी है उस इनकम की, उस लिविंग स्टैंडर्ड की, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्लाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है फ्रीडमैन की परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है, उससे है। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, करंट कंजम्पशन डिपेंड ऑन द परमानेंट इनकम, बिल्कुल वाईपी के बारे में बात करता है। जो करंट इनकम है वो बात करती है कि जो परमानेंट इनकम है उस पर डिपेंड, ट्रांजैक्शनरी इनकम पर डिपेंड नहीं होता। द कोरिलेशन बिटवीन द ट्रांजिटरी इनकम एंड द परमानेंट इनकम इज जीरो। आप ट्रांजिटरी इनकम को कम नहीं करते या परमानेंट इनकम को बढ़ाते नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई कोरिलेशन नहीं है इनके बीच में, तो ये भी ठीक है। द कोरिलेशन बिटवीन ट्रांजिटरी कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी इनकम इज जीरो। ट्रांजिटरी का कंजम्पशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है।
तो ऑल ऑफ द अबव ठीक होना चाहिए आई थिंक इसमें, ठीक है। और ये इसमें मैंने आंसर आपको दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे कंजम्पशन डिपेंड ऑन द दिस, ये तो सिंपल है, परमानेंट इनकम पर डिपेंड करता है और कोरिलेशन नहीं है कोई भी इसमें परमानेंट इनकम और इसमें, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन द ट्रांजिटरी इनकम इज जीरो, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। इट मीन्स जैसे इट implies that if you receive a windfall gain of 1000 tax refund, you not spend on the immediate consumption. Consumption पर आप इसको खर्च नहीं करेंगे, instead you treat a addition to the wealth and spread the spending over the lifetime. आप इसको अपने एक एक्स्ट्रा इनकम देखेंगे और अपने आप को आप कहेंगे कि मैं इसको और कहीं पर खर्च कर लेता हूँ, अपने ऊपर ही आप इसको बेसिकली खर्च करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने अगेन आपको एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट में नोट्स दिए हुए हैं, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परमानेंट इनकम जो है जिसको आप वाईपी लिखते हैं, प्रिडिक्टेबल है, लॉन्ग टर्म की नेचर होती है, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ट्रांजिटरी इनकम रैंडम है, शॉर्ट टर्म है, जीरो इम्पैक्ट है आपकी सेव्ड और यूज टू द एडजस्ट वेल्थ, कोई इम्पैक्ट नहीं क्योंकि आपने ट्रांजेक्शनरी पर्पज से इसको रखा हुआ है। एमपीसी परमानेंट इनकम का स्टेबल होता है, 1 टू द स्पेशल पोर्शन हाई रहता है 1 के आसपास। एमपीसी फॉर द ट्रांजिटरी इनकम जीरो, ट्रांजिटरी इनकम में कोई कंजम्पशन नहीं होता, जीरो होता है, बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो परमानेंट इनकम है वो कंजम्पशन के लिए वहां पर क्लोज टू 1 के आसपास होता है, आप उस इनकम का कंजम्पशन पे खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हाँ जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन देखिए आ गया है। लाइफ इनकम हाइपोथेसिस, इफ अ पर्सन स्टार्ट वर्किंग एट एज ऑफ 20, रिटायर्ड 60 एंड एक्सपेक्ट टू लिव अंटिल 40। अब देखो यहाँ पर याद रखना है आपको कि उसने अर्निंग कब से करना स्टार्ट करा, उसने अर्निंग करना स्टार्ट करा 20 से और रिटायर कब हो रहा है, रिटायर हो रहा है 40 पे, और वो लाइफ कब तक की एक्सपेक्ट कितना कर रहा है, 80 साल तक जिएगा। इट मींस देखिए ये समझिए आप, अगर वो 20 साल से अर्निंग करना स्टार्ट कर रहा है और 80 साल तक जिएगा, और 0 से 20 भी ले लीजिए, तो यहां से लेके यहां तक उसने कंजम्पशन किया होगा, मतलब जब तक जिंदा रहा जब तक तो कंजम्पशन करेगा, जब तक तो कंजम्पशन करेगा। और अर्निंग करी, रिटायर कब हो रहा है, रिटायर हो रहा है 60 पर, सॉरी 40 पर नहीं 60 पर रिटायर हो रहा है, यहां पर 60 पे। इट मींस 20 से लेके अर्निंग करना स्टार्ट करा, 60 तक अर्निंग किया, इट मींस 40 इयर्स उसने अर्न करा, ठीक है। और कंजम्पशन कितना किया, कंजम्पशन किया उसने पूरा 80 साल कंजम्पशन किया, ठीक है। तो अगर आप एमपीसी निकालना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि उसका अर्निंग कितना था, मतलब अर्निंग की एज क्या थी और कंजम्पशन कितना था। तो अर्निंग करी उसने कितना, लगभग 40 साल तक, और कंजम्पशन कर रहा है पूरा 80 साल, डिवाइड करोगे 1/2 यानी कि 0.5 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। बट कहीं कहीं ना इसका आंसर आपको गलत भी मिलेगा, ठीक है। कोई कोई ना, जैसे मैंने इसको ऐसे करा, बट मेरे हिसाब से इसका करने का जो सही तरीका है 40 डिवाइड बाय 60 है, क्योंकि यहां से यहां तक वो अपनी इनकम में से अर्न कर रहा है, इसलिए आपको यहां से लेना चाहिए, तो ये 0.66 आएगा, ठीक है। और ये आंसर का भी सही माना जाता है, तो इसमें मैं लेकिन पहले वाले आंसर की तरफ जाना चाहूंगा कि ये आंसर जो है इसका जो है सही होना चाहिए, ठीक है, 0.5, इसलिए मैंने इसको ये लिया हुआ है। अब 16th क्वेश्चन को हम देखते हैं। 16th क्वेश्चन है, थ्योरी दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट कैसा होगा, तो आपकी इंटरेस्ट रेट की थ्योरीज आ गई है। क्लासिकल में कैसा है, न्यू क्लासिकल क्या है और केनिशियन क्या है। अगर आपने ये थ्योरीज पढ़ी हुई हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना कितना जो है वो आपका होगा। जैसे क्लासिकल थ्योरी का इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है, लोनेबल फंड्स थ्योरी कौन सी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि केन्स ना लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, तो सी का 2 लास्ट में 2 आना है, ठीक है। फिर न्यू क्लासिकल जो है लोनेबल फंड, एंड क्लासिकल जो है वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से आपका रियल फैक्टर निकाल देते थे, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, 312 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, ठीक है। जैसे न्यू क्लासिकल की डिमांड फॉर लोनेबल फंड में अगर आप देखें तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड में सेविंग, बैंक क्रेडिट्स एंड डिसहोल्डिंग होता था।
एंड डिमांड में इन्वेस्टमेंट के लिए, होर्डिंग के लिए और डिस सेविंग के लिए। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि वो क्यों डिमांड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इकोनॉमिस्ट लाइक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स लाइक विक्शल एंड रॉबर्टसन को देखें तो वो इस चीज को बात करते हैं, लोनेबल फंड थ्योरी के बारे में उन्होंने बात की है और उन्होंने बताया कि ओवरऑल सप्लाई और डिमांड जो लोनेबल फंड की है वो इन बातों पर डिपेंड करती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी आपको पता होगा, इस तरीके से डिमांड फॉर मनी एक बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक केस में फंस जाती है, जहां पर आप सोच रहे होते हैं कि बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, आपको बॉन्ड्स में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट इंटरेस्ट रेट्स कम होते रहता है और एक लोअर लेवल पर जाकर स्टक हो जाता है। वहीं आप क्लासिकल की बात करें तो सेविंग इन्वेस्टमेंट को ये लोग मानते हैं, लाइक डेविड रिकार्डो, स्मिथ हो गए, है ना। वो यहाँ पर ये इमीडिएट इफेक्ट को देखते हैं और ये बोलते हैं हमेशा दोनों बराबर होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में लिक्विडिटी ट्रैप, द डिमांड फॉर द मनी बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया डिमांड फॉर मनी इस तरीके से परफेक्टली इलास्टिक केस में चला जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये असर्शन, रीजन देखें, एट अ वेरी लो रेट इंटरेस्ट एवरीवन एक्सपेक्ट दैट इंटरेस्ट टू बी राइज एंड बॉन्ड प्राइस टू बी फॉल एंड होल्ड द कैश। हर कोई ये सोचता रहता है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, बॉन्ड सस्ते होंगे तो जब मैं जाकर खरीदूंगा, ठीक है, सॉरी बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे इसलिए अभी नहीं खरीद रहे, बाद में जो है वो खरीदेंगे, ठीक है। क्लियर, तो इस तरीके से चलता रहता है, तो दोनों ही ठीक हैं और उसका करेक्ट रीजन भी है और यहाँ पर मैंने इसमें लॉजिक लिखा हुआ है। जैसे आप अगर देखें, इंटरेस्ट रेट्स आर एट एब्सोल्यूट मिनिमम, पीपल बिलीव दैट दे कैन ओनली गो वन वे इन द अप, वो हमेशा ये सोचते हैं फ्यूचर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फियर रहता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, प्राइसेस विल फॉल हो सकता है, विल लीडिंग द कैपिटल लॉस। अगर मैंने बॉन्ड खरीद लिया तो बॉन्ड खरीदूंगा तो क्या होगा, अगर उसके प्राइस कम हो गए तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो अगर और बढ़ने दूं तो और फायदा होगा, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बोलती है। इसी चीज को मैंने बहुत ही यहाँ पर शॉर्ट वे में लिखाया हुआ है। अब देखो, एक आपको अगर इन शॉर्ट कुछ चीज याद रखनी हो ना तो आप ये चीज जरूर याद रखें इसमें, ठीक है। क्या, इंटरेस्ट रेट्स तो मैंने बताया फ्लोर मिनिमम लेवल पर होता है और मनी डिमांड कैसी होती है, इनफैक्ट इलास्टिक हॉरिजॉन्टल कर्व बनता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाकर बताया था। मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर इनइफेक्टिव होती है क्योंकि आप इस वाले पोर्शन में हैं, आप इस वाले पोर्शन में हैं, तो आप जितना मर्जी यहां पर डिमांड बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, कुछ नहीं होने वाला, सेम इफेक्ट रहेगा। फिस्कल पॉलिसी जो है हाईली इफेक्टिव होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ाएंगी, डिमांड को वो बढ़ा देते हैं, तो यहां पर ऐसा पॉसिबल है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, दो चीजें, यहां से क्वेश्चन बन सकता है बच्चे, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी इस केस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर 3 मोटिव्स के बारे में बात हो रही है, केन्स के 3 मोटिव्स के, ठीक है, कि कैश को रखने के लिए, पैसे को अपने पास रखने के लिए 3 उद्देश्य होते हैं केन्स के अनुसार, आपने पढ़ा होगा ये। पहले ट्रांजेक्टरी मोटिव होता है, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव होता है और दूसरा स्पेकुलेटिव होता है। मतलब आप ट्रांजैक्शन खरीदने के लिए, बेचने के लिए कुछ रखते हैं, आप प्रिकॉशन लगा रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं कुछ पैसा बचा के रखता हूं ताकि आगे भी कंजम्पशन कर पाऊं, है ना। और स्पेकुलेटिव मोटिव जिसमें आप गैम्बलिंग, बेसिकली आप इंटरेस्ट, ब्याज, आप एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, उसके लिए आप स्पेकुलेट कर रहे हैं मनी के लिए। तो ये तीनों ही मोटिव होते हैं, ऑल द अबव, डी, यहाँ पर तीनों ही मोटिव जो हैं वो केन्स के मोटिव हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यहां पर आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन जो है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इन द करंट मार्केट इंटरेस्ट इट इज अबव द क्रिटिकल रेट एट इंडिविजुअल विल। इट मीन्स कि मुद्रा का सट्टे मांग जो है उसके अनुसार यदि वर्तमान ब्याज दर क्रिटिकल रेट से अधिक है, क्रिटिकल रेट मतलब एक मिनिमम रेट होगा, उस रेट से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, एक व्यक्ति क्या करेगा, पैसा अपने पास रखेगा, बॉन्ड्स अपने पास रखेगा, 50% कैश 50% बॉन्ड रखेगा, नॉट एंगेज इन मार्केट, या वो मार्केट में ही एंगेज नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो उसे पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन फ्यूचर मेरी अर्निंग बढ़ने वाली है इंटरेस्ट से,
और वो मुझे कब मिलेगी, जब मैं बॉन्ड्स की इनकम है बेसिकली इंटरेस्ट, तो बॉन्ड्स को जब मैं अपने पास होल्ड करके रखूंगा तो मुझे फ्यूचर इनकम बढ़ेगी ना। तो वो होल्ड करके रखेगा किसको, बॉन्ड्स को होल्ड करके रखेगा, बॉन्ड्स को। यहां पर मैंने आपको एक लॉजिक दिया है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई होगा, ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये क्या है, मार्केट रेट है आर और क्रिटिकल रेट है आर सी। तो क्रिटिकल रेट कम है और इंटर मार्केट रेट ज्यादा है, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, बाउंड टू बी फॉल इन द फ्यूचर, हो सकता है कि घट जाए। सिंपल इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड प्राइस मूव टू द अपोजिट डायरेक्शन, फ्यूचर फॉल इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड प्राइसेस विल बी राइजेस, ठीक है, इस वजह से ऐसा होगा, ठीक है। एंड अगर ये कम होता है, इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स और फ्यूचर में कम हो सकते हैं, ठीक है, बढ़ भी सकते हैं। बॉन्ड्स प्राइसेस कम होंगे, कैपिटल लॉस हो जाएगा मुझे, मैं नहीं कर रहा हूँ, कैश में रखता हूँ, बॉन्ड नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम चल रहा है, ठीक है, समझ गए। तो वो कैश रखता है अपने पास। यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में आपको चीजें बताई हुई कि वो क्या क्या 100% ही रखना चाहता है। और 20 क्वेश्चन, आपके पास वेल्थ है, वेल्थ कैसा है, वेल्थ इज अ स्टॉक फ्लो, क्योंकि इट इज अ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड कैपिटल आल्सो अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए, इसका आंसर आपका ए होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट हो रहे थे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, इजिली हो गया होगा। तो इस स्लाइड में मैंने आपको लगभग 20 क्वेश्चंस कराए और 20 क्वेश्चंस की एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में हमने 20 करे हैं, बाकी हम और क्वेश्चंस आगे करेंगे, मैक्रो के क्वेश्चंस, माइक्रो के क्वेश्चंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक, ग्रोथ एंड थ्योरीज, सभी के क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे करके आपके लिए यहाँ पर लेके आऊंगा। तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए और देखिए इस सीरीज को रेगुलरली, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्त जो होंगे, फ्रेंड सॉरी, उनको उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा रीच मिले। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जरूर जाएं, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई राय है तो, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स,